चलो बेटा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने लास्ट टर्म पे याद करो क्या क्या चीजें पढ़ी थी। क्लास 11 का हम लोगों ने सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी, जिनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो देखो, लास्ट सेशन में हम लोगों ने साइंस से शुरुआत करी थी, साइंस पढ़ा। साइंस में इसके बाद में हम लोगों ने इसका डिवीजन पढ़ा, कितने पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। कौन कौन सा, नेचुरल और सोशल। सोशल को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, फिर उसके बाद में नेचुरल को डिवाइड किया था, उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री को उठाने के बाद में हमने मैटर वहां पे पढ़ा था, मैटर क्या होता है। फिर उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम लोगों ने मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये मेन फिजिकल क्वांटिटीज थी। इसके बाद में हमने कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेटिव पार्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। तो कुछ ये बातें थी जो हम लास्ट सेशन के अंदर पढ़ चुके थे। आओ अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे चीजें समझते हैं। देखो, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, कायदे में ये सारी बातें आप पहले जानते थे, ये थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। इसमें से बस एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है, हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े थे वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे रूल्स क्या थे कि अगर फिक्स नंबर है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इन्फिनिटी होंगे, है ना। ऐसे करके कुछ रूल थे। हमारी जो जीरो है वो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही है तो क्या होगा, डेसिमल के बाद आ रही है, डेसिमल से पहले आ रही है, तो ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो आओ आगे की तरफ चलते हैं। अब मेन पार्ट हमारा क्लास 11 का स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या है बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन है क्या, हमारी केमिस्ट्री किन लॉज पे काम करती है। मेनली आपके एटम है, मॉलिक्यूल से किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, किस तरीके से नए प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी बातें हम किसमें पढ़ने जा रहे हैं, किसमें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ये शब्द ही मुझे बता रहे हैं कि केमिकल किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं या कंपोज कर रहे हैं किसी नई चीज को, पुरानी चीज को, जो भी चीज है। तो ये बात हमें ये लॉज बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम इन लॉज को पढ़ेंगे, और इसमें मेनली कितने लॉ है, 5। अगर आपको ये 5 लॉ नहीं आते तो आप केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते, क्लियर सी यहाँ पे सीधी बात है, ठीक है। तो 5 लॉ, पहला लॉ कौन सा होगा बेटा, ये आप जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात तो सीधी सीधी बात पता है क्या, एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास बनाया जा सकता है, ना मास बिगाड़ा जा सकता है। इन केमिकल रिएक्शन ना मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन आइंस्टाइन सर ने ये लॉ को आगे गलत साबित कर दिया था, तो आगे चल के हम लोगों ने इसमें करेक्शन भी किया था कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये शब्द हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए थे। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि हाँ, केमिकल तो फॉर्म होते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन ये कंबाइन किस तरीके से होते होंगे, तो इनका कंबाइन होने का कोई ना कोई तो तरीका होता होगा। वो जो तरीका है, वो तरीका क्या है कि एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन अ फिक्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। यानी कि ये लॉ ये बात बोलता है कि पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ग्लूकोज है, कोई भी केमिकल है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो क्या रहने वाला है, हमेशा फिक्स रहने वाला है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं पानी लेके आऊं, मान लो मेरे पास में आरओ का पानी है, अगर मैं पानी लेके आया, मान लो मैं नल का पानी ले आया, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा, तुम्हारे पास में H2 होगा। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा, हाँ या ना। इसको काटेंगे तो हमारे पास में क्या है, 1:8 और 1:8। तो हमारे पास में वाटर कहीं से भी लाया गया हो, उनके मासेस का रेशियो क्या रहेगा, उसमें जो एटम्स है उसके मासेस का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर अगर मैं इसे चेंज कर दूं, H2O2 लिख दूं, तो सर आपने O2 लिखा, यानी कि ऑक्सीजन के मास का रेशियो आपने चेंज करने की कोशिश करी, तो अब ये वाटर नहीं है, कोई और सब्सटेंस यहाँ पे आके बन गया है। इसी में एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, CO2 और CO। हमारे पास में 2 एग्जांपल है, अगर मैं इसका मास का रेशियो निकालूंगा, इसका मास का रेशियो निकालूंगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन के मेरे पास में 2 कंपाउंड बन रहे हैं, और दोनों में मासेस का रेशियो क्या होगा, तुम्हारा अलग अलग होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया, इतनी सी बात है, विदाउट एनी बकवास है। आगे की कहानी शुरू करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो
इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा अटपटा है, एक बार आप लोग एनसीईआरटी में से इसका स्टेटमेंट जरूर पढ़ेंगे। बेशक आप रिवीजन पर्पज से यहाँ पे आए हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बात बोलूंगा क्या कि आप इसका एनसीईआरटी का जरूर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो इसका स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट सॉरी मल्टीपल प्रपोर्शन। ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, फिर से सुनना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं बनाने के लिए दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, मिनिमम कितने प्रोडक्ट बनाए, दो बनाए, सही है। तो अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सॉरी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो ये कंबाइन हुए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। एक जिसका मास फिक्स है, अगर सॉरी एक जिसका मास क्या है, फिक्स है, इससे रिएक्शन करे दूसरे वाला, तो उसके मासेस का रेशियो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। यानी कि यहाँ पे कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, यानी कि यहाँ पे कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा, 32। इन दोनों में से एक का मास करते हैं हम लोग क्या, फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स है, फिक्स का मतलब सेम करना है आपको, तो दे रखा है कार्बन का मास सेम हो गया। अगर इसका मास सेम है तो इस पे रोक दो, और बाकी जो दो बचे इनका क्या काम करोगे, रेशियो निकालोगे, तो 16 और 32 का जब कभी भी रेशियो निकालोगे तो 1:2 आएगा, और ये क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ये बात बोलता है, बस सिंपल सी। सर हम तो ऑक्सीजन का मास फिक्स करना चाहते हैं, तो कर दो। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे कितना आया, ठीक है, यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे कितना आया 32 आ गया, सही है। अब ऑक्सीजन का मास फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, 2 से, तो 32 हो गया, या फिर इसको डिवाइड कर दो तो भी आपका बात वही बैठेगी। अगर आप ये काम करते हैं तो देखो यह है तुम्हारा 24, रेशियो कितना करोगे 12, तो भी कितना आंसर आया तुम्हारा 2:1, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, NO, N2O, N3O4 इनको ले सकते हो, और आप इनके आंसर बताओगे कि मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स करा तो ऑक्सीजन का रेशियो आया, और ऑक्सीजन का मास फिक्स करा तो नाइट्रोजन का क्या रेशियो मेरे पास में आया है, सही है। तो ये आपके लिए एज होमवर्क, और ध्यान रखना करके ही आपको बताना है, सही है। इसके बाद में अगला क्या है, देखो मैं बिल्कुल पॉइंट की बात करूंगा ना, इधर उधर की बात करने का मेरे को वैसे भी कोई शौक नहीं है ना, बात करते तो मौज मस्ती वाली बात हो जाते तो अच्छी भी लगती है। नेक्स्ट है गे-लुसैक लॉ, ठीक है। गे-लुसैक लॉ, सर ये बात मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर गे-लुसैक लॉ क्या, गे थे मुझे नहीं पता भाई, तुम जाके पूछ के आ जाना, पास में चले जाओ, ठीक है। आगे कहानी शुरू करते हैं। गे-लुसैक लॉ, गे-लुसैक लॉ बोलता है कि भाई हमारी गैसेस कंबाइन हो रही है, लेकिन वो कंबाइन किस तरीके से हो रही है, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो इनके जो वॉल्यूम होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो गे-लुसैक लॉ बोलता है गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द इक्वल वॉल्यूम, सही है। तो इसका मतलब अगर नाइट्रोजन गैस कंबाइन हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ में, और क्या दे रही है बेटा, NH3 दे रही है, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो बैलेंस करने पे आप 2 लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा 3, इसका मतलब 1 वॉल्यूम इसका, और इसके कितने 3 वॉल्यूम, और इसके कितने बनेंगे 2 वॉल्यूम यहाँ पे बन जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर प्रेशर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसके बाद में अगला साइंटिस्ट है, अगले साइंटिस्ट ने लॉ दिया अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या बोलते हैं कि भैया अगर गैसेस के प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। इतनी सारी बात ये बात बोल के चले गए। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है, अगर N2 और H2 आपस में कंबाइन हो रही है और क्या दे रही है आपको, NH3 दे रही है, तो ये कितना हुआ 2, ये कितना हो गया 3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, या सॉरी अगर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सर 2 और 3 क्या है, तो इन्होंने बोला अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो ये और 2 और 3 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आगे चल के अवोगाड्रो ने नंबर भी दिया था, याद होगा आपको, नहीं याद तो हम बता देंगे, अवोगाड्रो नंबर मोल्स में यहाँ पे नंबर दिया गया था, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्की बात। चलो आगे कहानी शुरू करते हैं। ये 5 लॉ है, 5 लॉ कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा अगला लॉ कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गे-लुसैक लॉ, फिर उसके बाद में अवोगाड्रो लॉ। तो मेरे पास में 5 लॉ हैं जो पूरी केमिस्ट्री को एक तरीके से डिफाइन करते हैं। ये 5 लॉ आपको आने ही चाहिए, सही है। बार बार कहीं ना कहीं इनकी बातचीत चलती ही रहती है। आओ
आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एटम के बारे में। देखो हमने क्या काम किया, एटम को खोजबीन करनी शुरू करी। हमें पता चला कि भाई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटे से छोटा पार्टिकल है, और वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो मैटर को बना रहा है उसका नाम क्या है, एटम है। तो एटम के बारे में जब पता चल जाता तो हमारी खुजली शांत ऐसे कैसे हो जाएगी, हमारे अंदर खुजली उठी। क्या चीज, एटम को जानने की। एटम को जानने की खुजली कैसे उठी, कि हमने उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करके पता चला। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनको मौका मिला कि भाई नई चीज है, फटाफट से कुछ ना काम थ्योरी दे दो, जिनका नाम क्या था, डाल्टन। डाल्टन सर ने क्या काम किया, थ्योरी दिया। डाल्टन सर क्या बोलते हैं कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल, याद रख लोगे क्या क्या चीज है। देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने पहले एटम के बारे में बताया कि एटम क्या है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ क्या, केमिकल रिएक्शन। पहला क्या बताया, एटम के बारे में। एटम के बारे में क्या बताया, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। दूसरा क्या बताया, केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि एटम ही केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तीसरी बात इन्होंने और बहुत झकास बात बोल दी कि जो एलिमेंट है, मैं बहुत बिल्कुल सिंपल बात बोलूंगा, जो एलिमेंट है उनके जो एटम होंगे वो सिमिलर होंगे। एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और अलग अलग एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट के एटम क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और डिफरेंट एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। इन्होंने ये बात बोली, सही है। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, अगली बात इनकी बहुत काम की है, जिसके ऊपर आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो करता है, डिपेंड करता है, सही है ना। तो अगली बात क्या बोली कि एटम आपस में कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ मासेस। मासेस के रेशियो में एटम आपस में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। सिंपल सा बात इन्होंने बोली। तो आप इसके 4-5 पॉइंट इसी तरीके से याद रखोगे। देखो डाल्टन थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये आपके पॉइंट है, इनको पोस्टुलेट याद रखना। पहला क्या पॉइंट है, एटम इज, एटम के बारे में पहला पॉइंट। डाल्टन थ्योरी के 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट किसके बारे में, एटम के बारे में। एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। दूसरा पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो कि क्या बताता है, एटम ही केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, सेम होंगे। डिफरेंट एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। इसके अलावा एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस। इन 4-5 पॉइंट पे आप इस तरीके से शॉर्टकट करके याद कर सकते हो, सिंपल सा तरीका, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। एटम के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, एलिमेंट के बारे में, और उसके बाद में रेशियो, ऐसे करके याद रखोगे तो 5 पॉइंट आपके आराम से यहाँ पे बन जाएंगे, सही है। आगे कहानी शुरू करते हैं। डाल्टन आके चले गए। अब क्या हुआ, दिमाग में एक चीज आई कि यार एटम है, इसका मतलब मैटर में मास आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एटम के अंदर भी मास होगा। तो बात कहां से शुरू हुई, एटॉमिक मास से शुरू हुई। सर क्या चीज होती है, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास बोलते हैं। कहानी चली कि सर एटॉमिक मास कैसे निकालते, तो जब कभी भी हम लोग मास निकाले तो हमने एक रेफरेंस सेलेक्ट किया है। मैं क्लियर बात बताता हूँ, कहानी कहां से आई, कैसा है, कैसे रेफरेंस लिया, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखो हम लोगों ने रेफरेंस सेलेक्ट किया कौन, कार्बन। कार्बन क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, मॉडरेट होती है, कम रिएक्टिव होता है, और एबंडेंस बहुत ज्यादा होती है, इजीली मिल जाता है, ज्यादातर हर जगह पे कार्बन आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से कौन सेलेक्ट किया गया, कार्बन। कार्बन को सेलेक्ट करने के 2 रीजन, फटाफट से चिल्ला सकता हूं, दोनों रीजन क्या है, एक तो इसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, जाते सबके साथ में रिएक्शन में करता है और इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं भी करता है। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है, ये हर जगह एबंडेंस, यानी कि ये हर जगह मिल जाता है, ठीक है। तो कार्बन सेलेक्ट किया, मान लिया कार्बन का मास था कितना, हम लोगों ने 12 मान लिया, ठीक है। अब 12 क्या माना, सर यूनिट भी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फिजिकल क्वांटिटी मास लिखे हो तो यूनिट जरूरी है, तो इसकी यूनिट दी हम लोगों ने एएमयू। क्या यूनिट दी, एएमयू, ठीक है। यूनिट क्या मिली, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को आज हम लोग जानते हैं यू से, सिर्फ क्या बोलते हैं, यू। यू बोले तो यूनिफाइड मास हो गया, सही है, यहाँ तक क्लियर। ए बोले तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अब आपसे बोला जाता है 1 AMU की डेफिनेशन दे दो। अरे यार एक बात बताओ, 12 AMU क्या है, मास ऑफ कार्बन है। कार्बन का कौन सा एक तो कार्बन 12, तो ये क्या बोला, मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। इसको अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, 12 से डिवाइड कर दूं, तो किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, 1 AMU की। तो हम इसी को बोलते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एज 1 AMU। 12 एक एटम लिया कार्बन का, उसको किससे डिवाइड कर दिया, उसके मास को किससे डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास में AMU की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ तक चीजें क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अबे आना पक्की बात है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। चलो तो मेरे को AMU एटॉमिक मास यूनिट मिल गई। अब क्या हुआ, दिक्कत क्या है कि सर हम लोग तो मास नापते हैं किसमें, ग्राम्स में। तो इसमें आगे चल के और स्टडीज हुई, तो हमने क्या काम किया, साइंटिस्ट की पूरी टीम ने, कि हमने का मतलब यहाँ पे है ना, तो क्या हुआ कि एक AMU किसके बराबर होगा, ये डिफाइन कर दिया कि एक AMU बराबर होगा मास ऑफ प्रोटॉन के।
किसके बराबर हो, याद रखेंगे आप, याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है आप याद रख सकते हो, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर आप बोल सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। सही है, तो आपको ग्राम वाली वैल्यू याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में छोटी वैल्यू बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ग्राम 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 बार बार आता रहेगा, इस वजह से 1 AMU के लिए वैल्यू जो आप याद रखोगे वो ये वाली आप वैल्यू याद रख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्की बात, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब ज्यादा, अब आगे की चीज समझते हैं, थोड़ी सी चीजें, ठीक है। तो पहले ध्यान रखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास। एक एटम की मास की यूनिट क्या है? AMU है। कहां से निकल के आया? कार्बन का रेफरेंस माना, रेफरेंस में कार्बन का मास कितना माना? 12 AMU माना। 1 AMU की डेफिनेशन 12 AMU को डिवाइड कर दोगे 12 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 AMU आ जाएगा। पागल बनाने वाली बात है, नहीं तो सीधा सीधा ये है ना, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं? AMU को लिख के आ जाते हैं, डिफाइन AMU। तो बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं? इट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। शायद में डेफिनेशन सही है, मैं गलत नहीं है ना, लेकिन जो रटी रटाई डेफिनेशन है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, और 1 AMU करके डेफिनेशन वो वाली ज्यादा सही मानी जाती है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो आगे कहानी शुरू करते हैं, आगे चीज चलते हैं। अब देखो यहीं से क्या हुआ कि सर एटम एटम आपस में कंबाइन भी तो हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो इसका मतलब एटम का मास आपस में कंबाइन हुआ, और ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें बॉन्ड बने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब सर मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो मॉलिक्यूलर का मास क्या होगा? जितने भी एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर आ रहे हैं, इन सब के मास को क्या काम करोगे? जोड़ दोगे, और जैसे इन सब के मास को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे मैं बात करूं H2O की, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास में? 2, है ना गलत है? अबे हाइड्रोजन के कितने एटम है? मैंने मॉलिक्यूल बोला है, ध्यान से तो सुनो रे। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम है मेरे पास में? 2, तो एक एटम का मास होता है 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ऐड कर लोगे टोटल कितना आ गया? 18। भाई H2SO4, अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, अगर इसका मास कैलकुलेट करूंगा तो हाइड्रोजन के एटम कितने मेरे पास में? 2, तो 1 + 1, सल्फर का कितना होता है? 32, इसका कितना होता है तुम्हारे पास में? 16, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 4 से, या फिर 16 + 16 + 16 + 16, 4 बार आप लिखोगे तब आपका आंसर आएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 98। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो C6H12O6, इसका मास आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का कैलकुलेट करोगे भाई, कॉपी पेन लेके बैठोगे, क्योंकि अब आपके पास में क्या आने वाला है? न्यूमेरिकल पोर्शन। जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हुए तो कृपया ध्यान दें, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए। एक शब्द और यहाँ पे आएगा, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड है उनका हम लोग क्या काम करते हैं? नंबर ऑफ आयन्स का, कैटायन और एनायन का रेशियो निकाल के रखते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला NaCl, तो यहाँ पे क्या होता है? एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक लैटिस बन गया, क्यूब शेप में आ गया, लैटिस हो गया। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये एटम अरेंज रहते हैं। ये छोटी यूनिट है जो बार बार क्या करेगी? एक सॉलिड को फॉर्म करने में रिपीट करेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस बोलते हैं। यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, आगे क्यूब, पीछे क्यूब, नीचे क्यूब, ऐसे करके पूरे में क्यूब क्यूब यूनिट क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी। ठीक है, तो इसी जो रिपीटिंग यूनिट है उसी को क्या बोला हम लोगों ने? जल्दी से ठीक दो, लैटिस बोला। इस लैटिस में नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन का जो रेशियो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोला। अब इस फॉर्मूले का अगर मैं मास निकालू, ये जो NaCl बना, इसका मास निकाला 23 + 35.5, हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद में हमने जो मास बताया उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास बोल देते हैं। है मॉलिक्यूलर मास की जैसा ही, लेकिन फॉर्मूला यूनिट अलग चीज है, इस वजह से इसको क्या बोला? फॉर्मूला मास बोल दिया, और कोई तो तमंचा नहीं है यहाँ पे। सही है, आगे की कहानी शुरू करते हैं फिर से। अब आप सभी का फेवरेट टॉपिक जो कि आने जा रहा है, क्या, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, कौन सा है? मोल्स। ठीक है, तो आप सभी का फेवरेट टॉपिक अब आ चुका है, क्या? मोल्स। क्यों आ गया? क्योंकि आपको पता है, मास बताया, एटॉमिक मास पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, मोलर है ना, तो ये सब चीजें आपकी चलेगी। फॉर्मूला मास आपको पता है। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम के बारे में। देखो, आइटम के बारे में नहीं बात करनी है अपने को, नंबर ऑफ एटम के बारे में बात करनी। देखो, हमारे पास में सबकी यूनिट है। एग्जांपल लेते हैं, मास की यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है ना, स्पीड की यूनिट है, वेलोसिटी की, डेंसिटी की, एक्सेलरेशन की, हर चीज की हम लोगों ने यूनिट कर रखी है। लेकिन अगर मैं किसी चीज को गिनता हूं तो मेरे पास में उसकी यूनिट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ऐसी यूनिट बना रखी है। जैसे एग्जांपल लो, दर्जन बनी हुई है। अब आया ना, दर्जन की बनी हुई है यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास में दर्जन, दर्जन का मतलब क्या है? 12।
अगर दर्जन कहीं पे बोला जाता है तो इसका मतलब हम लोग क्या चिल्लाते हैं, 12। मानते हैं बात, ऐसा कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे मैं आपसे बोला कि जाओ 2 दर्जन बॉल लेके आ जाओ, 2 दर्जन बॉल लेने का मतलब आप कितनी बॉल लेके आओगे नंबर में, 24। ऐसे नहीं 1 दर्जन 2 दर्जन ऐसा लिया है, ऐसे नहीं गिनोगे। 2 दर्जन का मतलब है आपको कितनी बॉल गिननी है, 24 बॉल गिननी है। अगर मैं इन्हीं चीज को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में अप्लाई करूं, मैं बोला ले भाई इसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दे, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे दर्जन से काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नई यूनिट बनाई, जिस यूनिट का नाम या जिस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बनाई हम लोगों ने नहीं, जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा, मोल्स है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, मोल्स है। अब मोल है क्या चीज, जैसे आप बोले दर्जन है क्या चीज, दर्जन क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 12। अगर मैं 12 का समूह बना दूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 12 बोलेंगे, ठीक है, तो दर्जन बोलेंगे। ऐसे ही मोल्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो आपने कैसे डिफाइन करोगे कि सर इसमें भी कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी निकल के, इसमें भी कोई ना कोई क्या आएगा, नंबर निकल के आएगा, तो वही नंबर हम लोग बोल देते हैं क्या, कि सर क्वांटिटी इक्वल टू द नंबर इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। कितना, द नंबर इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो सर ने इसके ऊपर मेहनत करी तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया, अवोगाड्रो नंबर बोल दिया, ठीक है। तो अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैं आपको बोलूंगा आप ऐसे याद करो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से याद रहेगा, थूथड़ी थूथड़ी, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट तक आपको सॉल्व करना है, और थूथड़ी थूथड़ी तो आगे चल के तो बाद में कंफ्यूजन ही रहता है क्या, कि यहाँ पे क्या रहेगा 22, यहाँ पे रहेगा 23। लेकिन अगर वो गलती से किसी दिन एक्सचेंज होंगे तो तोते उड़ जाएंगे, समझ में आया। तो तोता मत उड़ाओ, सब बिठाए रखो यहीं पे, सही है। तो 6.0 थूथड़ी इंटू 10 की पावर थूथड़ी, ये एवोगाड्रो नंबर है। सपोज करो तुम्हारे खाते में इतने सारे पैसे आ जाए बाकी से, तो सब पहले तो विड्रॉल करने की सोचा, मैं खाता ही सील हो जाना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, पक्का। तो आपको इतनी मेहनत करनी, इतने चाहिए, इतने इतने, बस ज्यादा नहीं, हे प्रभु रोज 1 मोल पैसे दिलवा दो। मैं तो रुपए भी नहीं मांग रहा, मैं तो पैसे में बात कर रहा हूं, मैं आधे मोल में भी खुश हूं, है ना। रुपए में चेंज करोगे तो क्या होगा, 2 पावर कम हो जाएंगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, चेंज कर लोगे, ठीक है। अब ये शब्द आया, ये आया कहां से नंबर, ये बात करते हैं। तो मोल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, तो पहले मैंने बता दिया इतना। इनसे बोला गया टेक्निकली ये आया कहां से, तो बोले देखो 12 ग्राम कार्बन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 12 ग्राम कार्बन। उस 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसी को क्या बोलोगे, 1 मोल। तो पहली डेफिनेशन ये वाली, दूसरी डेफिनेशन द नंबर ऑफ एटम इक्वल टू या प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। याद रख लोगे, 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम है, उसी को क्या बोलोगे, मोल, 1 मोल आप लोग बोलोगे। सर डेफिनेशन से पकड़ते हैं, पक्का। अगर आपको नंबर निकालने होते हैं तो आप नंबर किस तरीके से निकालते हो। सपोज करो आपसे बोला जाए एक ट्रक में बॉल रखी हुई है, उस ट्रक का या उस बॉल का जो वजन है टोटल दे रखा है 10 कुंटल, सही है। और एक बॉल का जो वजन आपको दे रखा है वो 5 ग्राम का दे दिया या 2 ग्राम का दे, 5 ग्राम का एक बॉल का वजन है। तो आपसे बोले थे नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, तो आप क्या काम करोगे, ज्यादा वाले को किससे डिवाइड कर दोगे, कम से, यानी कि पूरी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड कर दोगे, मास ऑफ 1 बॉल से। तो 10 क्विंटल का मतलब हो गया 2 जीरो बढ़ जाएंगे, अपॉन क्या काम करोगे, डिवाइड कर दोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, कितना आ गया, 200 बॉल है। गलत हो गया, कुछ तो गलत है दया। 10 कुंटल, 1 कुंटल में 100 किलो, तो 100 किलो को 5 से डिवाइड कर दिया तो 200 बॉल, सही है। गलत हो गया प्रभु, क्यों, देखो आओ बात करते हैं। 1 कुंटल में होता है, 10 कुंटल में हो गया 100, बेटा ये आया किलोग्राम, और ये कैसे क्या है 5 ग्राम। आप डिफरेंट यूनिट में सॉल्व नहीं कर सकते, यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम, या तो इसे चेंज करो या इसे, तो ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000, अपॉन में कितना आया 5, सॉल्व किया 2, कितना आ गया 2, 1 2 3 4 5, इतनी सारी बॉल रखी हुई है, आ गया समझ, नहीं आया, पक्का, ठीक है। चलो
तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। अब हमारी मोल की डेफिनेशन क्या बोल रही है? 12 ग्राम कार्बन, उतने ही नंबर ऑफ एटम होने चाहिए जो कि बराबर किसके होंगे? सबका मालिक है, यानी कि 1 मोल के बराबर, है ना। तो आओ इसको समझते हैं। डस्टर 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 दिख रहा है? अब कहाँ रख दिया? चलो कोई और उठाते हैं। ये रहा ना, सही है। तो अब बात करते हैं। तो हमारे पास में इस बार टोटल क्वांटिटी कितनी है? 12 ग्राम। और मास ऑफ 1 एटम तुम्हें पता है कितना है? 1 AMU, है ना। 1 AMU, अबे यार 12 AMU अभी अभी चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास डिवाइड करना है किससे? अब तो सही आ रहा है। टोटल मास इसको डिवाइड करना है मास ऑफ 1 एटम से। एटम, टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक बात बताओ, टोटल मास कितना दे रखा है? 12, ठीक है। टोटल मास कितना है? 12। और मास ऑफ 1 एटम कितना है? 12। सर यूनिट के बिना क्या काम चल जाएगा? नको। तो यूनिट क्या है? क्या है? ग्राम। और इसकी कितनी है? AMU। अब या तो AMU को ग्राम में चेंज करो या फिर ग्राम को चेंज कर लो। तो कितना है तुम्हारे पास में? 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो ये भी ग्राम्स में आ गया और ये भी ग्राम्स है। 12 से 12 खोचित, इसको सॉल्व करोगे, इसकी पूरी वैल्यू लिखनी होती है 1.667 कुछ ऐसे करके, बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू है। जब उस वैल्यू को पूरी लिखेंगे तो 6 क्या आएगा? 023 इंटू 10 की पावर, सही है। ये आ गए नंबर ऑफ एटम। इसीलिए आपसे बोला कि ये क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसी चीज से यहां से समझना, एक चीज आपको क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी? गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक फॉर्मूला बन के यहां पे तैयार हो रहा है। क्या? मोल्स का एक फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में क्या लिखोगे? मोलर मास। इसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? मोल निकालने का तरीका। पहला फॉर्मूला मेरे को यहीं से मिला। क्या ये फॉर्मूला मैं बचपन से नहीं जानता था? तो क्या इसको करने में मेरे को भी तकलीफ होनी चाहिए? रटना पड़ेगा? जरूरत ही नहीं है। टोटल मास ढूंढ, कितना दे रखा है ढूंढ भाई कि मोलर मास कितना है, सही है। टोटल मास कई बार क्या हो सकता है, ज्यादा भी दिया जा सकता है और कम भी तो दिया जा सकता है। यहाँ बोल देगा 12 ग्राम की जगह, अभी आपसे बोल दे कि भाई 10 ग्राम ही है मेरे पास में, तो ले अब मोल्स निकाल दे। तो क्या काम करोगे? 10 को किससे डिवाइड कर दोगे? 12 से डिवाइड करोगे, काम खत्म करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द बोला गया है उसका ध्यान रखेंगे। और लिखा गया है मोलर मास। अभी मोलर मास नहीं पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है आप लोगों ने। मोलर मास थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे, पहले मोल्स कवर करते हैं, फिर उसके बाद में मोलर मास कवर करेंगे, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का नहीं है? आओ आगे कहानी शुरू करते हैं, आगे समझते हैं। अब एक बात बताओ छोटी सी, मैंने आपसे बोला कि सरकार एक काम करो, 102 बॉल ले आओ और इन 102 को दर्जन में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट करो? दर्जन में। इधर साइड दिख नहीं रहा? चलो आ जाओ, इधर साइड दिख रहा है। 102 बॉल ले आओ, है ना। 102 बॉल ले आओ और इन बॉल को किसमें कन्वर्ट कर दो? दर्जन में। तो दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इसको किससे डिवाइड? मल्टीप्लाई तो नहीं करनी, पक्का। तो हमने क्या काम किया? इसको 12 से डिवाइड किया। यही से अगला फॉर्मूला तैयार हुआ। अगर मुझे नंबर दे रखे हैं और उन नंबर को किसमें चेंज करो? नंबर को किसमें चेंज करो? मोल्स में। तो क्या काम करोगे? नंबर अपॉन क्वांटिटी इन 1 मोल, यानी कि अवोगैड्रो नंबर। समझ में आया? तो जितने नंबर तुम्हें दे रखे हैं, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं थी? बोल दो बताती। तो क्या ये नया फॉर्मूला आएगा निकल के? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को नंबर पता है। नंबर से डिवाइड करेंगे टोटल, एक मोल में कितने नंबर है, ठीक है, उनसे डिवाइड किया तो मेरे पास में फिर से क्या निकल के आ जाएंगे बेटा? मोल निकल के आएंगे। आओ जरा थोड़ा सा अंतर और समझते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है MOLE मोल और MOL मोल। MOLE मोल का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी और MOL का मतलब क्या है? यूनिट है इसकी, ठीक है। MOL का मतलब क्या है? यूनिट। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करके निकालें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई साहब इसको मोल में चेंज कर दो, तो इसको किससे डिवाइड करोगे? Na से। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? MOL लिख दोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया?
अब दिमाग में एक चीज सेव हो जानी चाहिए, मोल का मतलब एक नंबर छुपा हुआ हमेशा रहेगा, और वो नंबर कितना है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। आपसे 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल 10 मोल 100 मोल 1000 मोल बोल दे, 1,00,000 मोल बोल दे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें छिपा हुआ क्या है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है? पक्का। जैसे दर्जन में क्या छुपा हुआ है, 12 छिपा हुआ है, ऐसे ही मोल में क्या छुपा है, कितने नंबर। यहां तक कोई डाउट है? पक्का, समझ में आ गया, क्लियर है? तो अगर आपसे कोई मोल में कन्वर्ट करवाता है, या आप बोलते हो यार कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो 10 मोल एटम खाए थे, तो इसका मतलब कितने खा गए, 10 मल्टीप्लाई बाय इसके एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है? पक्का। चले, मोल को गैसेस की फॉर्म में, अगर गैसेस हमें गैसेस दे रखी हैं और उन गैसेस के लिए हम लोग मोल्स निकालना चाहते हैं, देखो वैसे ये वाला पार्ट कर चुका है तो मैं ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मतलब गैसेस के लिए मोल्स निकालने वाला पार्ट नहीं कटा है, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो वाला कैसे आया कांस्टेंट, ये कर चुका है, सही है। तो वो कैसे आया आवा, उसके बाद बात तो करनी नहीं है। तो गैसेस के लिए क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, किसमें होना चाहिए, लीटर में, अपॉन 22.4, ठीक है। कंडीशन है यहाँ पे STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे होना चाहिए। अगर उस टाइम पे हम लोगों को वॉल्यूम दे रखा है और उस वॉल्यूम पे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं बेटा, मोल्स निकालना चाहते हैं, तो मोल्स गैसेस का ये फॉर्मूला आ जाए। सर क्या बाकी दोनों फॉर्मूले नहीं लगेंगे, वो भी लग जाएगा, मासेस दे रखा है तो भी लग जाएगा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं तो भी लग जाएंगे, यानी कि गैसेस के लिए इक्वल होगा। अगर मैं सॉलिड लूं तो सॉलिड के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लिक्विड लूं तो लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर कोई भी गैस ली है तो तीनों फॉर्मूले जो आपके सामने थे वो तीनों के तीनों फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, सही है। अब यहाँ पे एक शब्द आया था, उस शब्द का नाम क्या है, मोलर मास। देखो मोल कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है और इतना सा पार्ट है, इतना आसान पार्ट है जिसका आप लोग अवगुण बना के रखते हो और जिससे आप लोग डरते हो। हाँ मेन चीज क्या है, इसके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अलग से प्रैक्टिस करेंगे। अभी इस सेशन में बस अपने को क्या काम करना है, चैप्टर ही खत्म करना है, ठीक है, पक्का। चले तो चलो फिर से पेटी बांध लो। हमारे पास में एक शब्द आया क्या, मोलर मास, ठीक। अब ये मोलर मास क्या बवाल है, इसके बारे में समझते हैं। देखो एक मोल पार्टिकल के मास को, एक मोल पार्टिकल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। दिमाग लगाने लीजिए, एक मोल पार्टिकल ले लिया उसको बोल दिया मोलर मास। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं मोलर मास की, तो मैं एटम का मास निकालूं, एक मोल एटम का मास बोल लूं, या फिर मॉलिक्यूल का मास निकालूं, ठीक है ना। तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास बोल दूं तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर मास। हम दो पार्ट में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि समझो ग्राम का है बोला, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम, सही है ना। इसके अंदर मोलर मास में मोल ऑलरेडी हिडन होता है, सही है, क्योंकि एक मोल पार्टिकल पर मोल हम लोग निकाल रहे हैं। एक मोल पार्टिकल का मास का मतलब हो गया पर मोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे ग्राम पर मोल और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके अंदर हिडन है, इसी वजह से हम लोग मोल का जो फॉर्मूला है वो यूज करते क्या है, गिवन मास अपॉन क्या लिखते हैं बेटा, मोलर मास। यानी कि यहाँ पे ग्राम पर मोल ऑलरेडी इंक्लूड है, ये ऊपर जाएगा जब तो यहाँ पे यूनिट आएगी किसकी, मोल, नहीं तो ऐसे थोड़ी बात होती है, समझ में आया। और मोल का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हिडन है, कौन, एवोगैड्रो नंबर, समझ में आया। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का। तो ये सारी बात होगी किसके बारे में, मोल के बारे में, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल इसकी सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे, पर हाँ एक दो न्यूमेरिकल तो अभी करा के रहूंगा, क्योंकि अभी ताजी मामला है, दिमाग में सेव हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई तब डिलीट होने में देर नहीं लगेगी। देखो हमारे पास में कोई भी कंपाउंड ले लेता है, मैं चाहूंगा गैस ले लूं, ठीक है। तो कोई भी एक गैस ले लेते हैं, हमारी सबकी फेवरेट गैस है कौन सी, ऑक्सीजन ही कहोगे, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी के बारे में ज्यादा चर्चा चलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने ले ली कितनी, मान लेते हैं हमारे पास में कितनी 2.2 ग्राम, कॉपी किताब लेके बैठेंगे, हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.2 ग्राम। तो अपने को यहाँ पे मोल्स निकालने हैं इसके, अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, अपने को यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है इसका, अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं। सर प्रोटॉन तो सिखाया नहीं है, अभी आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है ना।
ये काम आपको करना है। अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी निकालने हैं, अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड निकालनी है कि कितने बॉन्ड यहाँ पे बनने हैं। फटाफट से काम करना शुरू करेंगे और चाहो तो निकाल सकते हो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है ये भी निकालने हैं। सर एक ही सवाल में दिमाग खराब कर दिया, फटाफट से सॉल्व करो। ऑनलाइन वालों बोला था कॉपी किताब लिख के बैठना, आ गया। चलो बात करते हैं भाई सबसे पहले किसकी, मोल्स की। एक बात बताओ, अभी पढ़ा था मोल्स का फॉर्मूला, ठीक। तो गिवन मास अपॉन में क्या लिखोगे, मोलर मास। सर तुमने कैसे पता लगा दिया? अबे यार एक बात बताओ, मास गिवन है तो मास वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इतने तो यार कॉमन सेंस होने चाहिए कि आर्मी में आ गए हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, गिवन मास 2.2, मोलर मास, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, 2 लगे हुए हैं तो 32, एक का कितना होता है 16, तो 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास में तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 1/20। ये आ रहा है सबका 1/20, पॉइंट में चेंज कर सकते हो, ठीक है, बाद में पॉइंट में चेंज कर दे रहना। तो मेरे पास में मोल्स निकल के आगे कितना, 1/20। क्या ये सही लिखा है? अरे भाई फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है तो क्या चाहिए, यूनिट, बिना यूनिट के गायब है, ठीक है। आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये अपने को क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए अपने को ये बात पता होना चाहिए एक में कितने एटम है। तो पहले अपने को निकालने पड़ेंगे एक में कितने एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। लेकिन क्या मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, हाँ कितने हैं सर, कितने कितने 1/20 मोल। मोल का मतलब नंबर बोल दे बराबर से 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आ गया समझ में, पक्का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम निकालने, एक में है 3 तो इतने में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10। सॉल्व कर सकते हो, आंसर फटाफट से बताते रहोगे, सही है। मतलब ही नहीं है, अगर आप वास्तव में क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत सारे कमेंट हैं या फिर एक भी कमेंट नहीं है, तो भी आपको क्या काम करना पड़ेगा, कमेंट तो करना पड़ेगा, सही है। इसके बाद आगे आ जाओ, वॉल्यूम निकालना है। हमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला याद है, क्या था, मोल्स अपॉन ये नहीं था, क्या था, हाँ वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। तो आपके पास में आया, सॉरी पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा। तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये आया ना, पक्का। तो वॉल्यूम निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई 1/20 मल्टीप्लाई बाय 22.4, सॉल्व कर लोगे आप, पक्की बात, ठीक है। चलो तो मैं तुम्हारे बाबू की कसम है, अगर सॉल्व ना करा तो जिसकी होगी वो निमट लेगी, जिसकी ना होगी बनने से पहले निमट लेगी, छोड़ के जाएगी, दुनिया नहीं तुम्हें, सही है। यहां तक हो दिक्कत, पक्का। तो 1 2 3, 3 ही आ गए, चले आगे बढ़े। चौथा वाला क्या बोल रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर बड़ी कलेश फैला दी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इसमें कितने होंगे 6 और इसमें कितने होंगे 8 प्लस 8, सॉल्व करोगे कितना आया 8 और 16, 16 और 6 22। यानी कि आपको इतना पता है एक मॉलिक्यूल में इतने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 22 की। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा 22 इंटू 1/20 या फिर Na/20। ये आप कर लोगे, आपके पास में फिर आपका आंसर आ गया, सही है। आगे की कहानी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक में कितने ऑक्सीजन एटम है 2, तो यहाँ पे क्या काम करोगे Na/20 मल्टीप्लाई बाय 2, आ गया आंसर। ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है, समझ में आया। कार्बन के पास में 6 होते हैं, बॉन्ड बनाई तो भी आपके पास में इतने निकल के आएंगे क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं 8, तो 22 आया। तो इसका मतलब 22/Na/, ये आ गया जी, सही है, Na/20, सही है। इसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड, कितनी बॉन्ड बन रही है 4, भूल गए स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 और 1 4।
तो क्या काम करोगे इसके लिए, तो आप आंसर डायरेक्ट बोल दोगे मल्टीप्लाई बाय 4। आपको हर बार यही नंबर चेंज करना है नंबर निकालने के लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, इसको चेंज करते रहो। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर बच जाते हैं, एक ऑक्सीजन पे बचते हैं 2। सही है सर, ये पता कैसे चल रहा है? अरे यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्लास 10 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें आपने स्ट्रक्चर बनाए थे गोले गोले वाले, ठीक है, ये गोले गोले वाले स्ट्रक्चर, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन का गोला, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन के बना दिए थे, ठीक है ना, ये कार्बन के ऐसे 2 बिंदी बिंदी रख दिए, ठीक है, ऐसे काम किए थे। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 6 होते हैं। 6 में से कितने बच गए? 2 बच गए। ये कहानी थी, याद कर लो, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक तो ये हो गया, 2 और 3 और 4। सर पेयर इनको गिनेंगे जोड़े में, तो इस वजह से लोन पेयर बोला गया, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी होगी, बस इतनी सारी कहानी हो गया। तो देखो कितना आसान था, कितनी जल्दी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा बहुत सारा मुश्किल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट तो ऐसे हो गए तुम्हारे, ठीक है। अब आगे कहानी देखो, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे रिएक्शन में दिखाई देती हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे स्टोकियोमेट्री है, जिनमें से कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आने वाला है, लिमिटिंग एजेंट आने वाला है, जिनमें से कुछ कंसंट्रेशन टर्म आने वाली है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आने वाला है, इंपेरिकल फॉर्मूला आने वाला है। इतनी सारी रामकथा हमारी चलने वाली है। मोल्स में तो हमारा इतना ही था, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है किसमें ज्यादा है किसमें कम है, मल्टीपल में पूछ सकता है कि मैक्सिमम बताओ मिनिमम बताओ, ठीक है, किसमें नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होंगे किसमें नंबर ऑफ आइटम कम होंगे, ठीक है, वॉल्यूम किसका ज्यादा है वॉल्यूम किसका कम है। तो इसी तरीके से आपका सवाल बनता है, ठीक है। आप लोग इसको छाप लो, बाकी लोग क्या काम करोगे, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो हमारे जो अगला टॉपिक होने जा रहा है वो एक छोटा सा, ठीक है, क्योंकि अपने को इतनी बात पता है कि हमको 30 40 मिनट की वीडियो बनानी है, ज्यादा 50 मिनट तक हम लोग इसको खींच सकते हैं, 45 मिनट लास्ट में आपसे बोलता हूँ, ठीक है। तो हमारा मेरे हिसाब से टाइम में होने वाला होगा, ठीक। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। अभी परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है, अपने को क्या काम करना है, परसेंटेज निकालिए, यानी कि परसेंट निकालिए। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। क्या होता है, आउट ऑफ 100, ठीक है। उस आउट ऑफ 100 में कितना कंट्रीब्यूशन है मास का किसी भी एलिमेंट का, सही है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने लिया क्या, वाटर, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, वाटर। हम बोले परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल दो हर किसी एलिमेंट की, यानी कि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की क्या काम करनी है अपने को, परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या काम करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16। तो हमारे पास में परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। आप अपने परसेंटेज निकालते हो, नंबर लिखते हो, और नंबर ऑफ ट्रेन अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, यही तरीका होता है। हम लोग इससे करेंगे। तो अगर मैं हाइड्रोजन का निकालता हूँ, हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो क्या आएगा बेटा तुम्हारे पास में, गिवन मास यानी कि मास मेरे पास में कितना है 2, टोटल मास कितना होगा इसका 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे कहानी शुरू करते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन निकालते हैं किसका, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का निकालोगे तो 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कोई बड़ी खीर नहीं है, लेकिन परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब आप याद रखोगे आउट ऑफ 100, आउट ऑफ कितना 100, ठीक है। अगर आपको किसी की परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखे, मान लो आपको दे रखे 22.5% ऑफ एक्स इन आ कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास में 100 ग्राम कंपाउंड है, क्या चीज है, 100 ग्राम कंपाउंड है, तो 100 ग्राम कंपाउंड में आपके पास में 22.5 ग्राम क्या है, एक्स है। समझ में आया। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको आउट ऑफ 100 मास गिवन होता है। जैसे जहां पे हम किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एलिमेंट अगर ये जो कंपाउंड है मेरे पास में ये 100 ग्राम होता तो वो एलिमेंट इतना होता। समझ में आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर वो कंपाउंड मेरे पास में कितना होता 100 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स उसमें कितना होता 12 ग्राम। समझ में आया। जहां से हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला, यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे करके बहुत सारी चीजें यहाँ से इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं और ये सारी बातें हमारी चलती हैं। अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए, वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। एक टॉपिक बहुत ज्यादा समय भी खाएगा, जैसे कि हमारे पास में स्टोइकियोमेट्री है, जैसे कि हमारे पास में इंपेरिकल फॉर्मूला अभी बोला था, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है और कंसंट्रेशन टर्म है। मेन पार्ट जो 11th का है वो यही पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि आपके एग्जाम वगैरह आने वाले होंगे तो आप उन चीजों को कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इनके साथ में, क्योंकि अपनी क्लास का टाइम अब हो लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतने प्यार पूर्वक सुनने के लिए।